नमस्कार, मैं निम्स अग्रवाल और कक्षा 12 के सिलेक्शन के लिए एग्जाम है। यहाँ 132 में है और ऑप्टिक्स का पाठ चल रहा है। परावर्तन के बारे में हमने पढ़ लिया था काफी कुछ और हमने आर और एफ में संबंध ज्ञात किया था पिछली क्लास में। नेक्स्ट आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे एरर इक्वेशन, दर्पण समीकरण। दर्पण सूत्र भी कहते हैं, जैसे दर्पण समीकरण भी कह देते हैं। समीकरण है क्या? ऐसी समीकरण जो u, v और f में संबंध को व्यक्त करती है उसे दर्पण समीकरण कहते हैं। u, v और f। u का मतलब है वस्तु की दूरी, v का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी और f का मतलब फोकस दूरी। इन तीन राशियों में जो संबंध को व्यक्त करती है उस समीकरण को दर्पण समीकरण कहते हैं। तो डिफाइन करना चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के मध्य संबंध को व्यक्त करने वाला समीकरण दर्पण समीकरण कहते हैं। यानी रिलेशन किसने, ये है रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। इन तीन बातों में संबंध को सोल्व करें। अब इसमें भी कोई बात आती है, आप इसको उत्तल से सोल्व कर सकते हो, अवतल से सोल्व कर सकते हो, वास्तविक प्रतिबिंब बने तब सोल्व कर सकते हो, आभासी बने तब सोल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं कहा जाता कभी भी किससे सोल्व, किसी से भी सोल्व करो। अवतल से हम सोल्व कर लेते हैं क्योंकि इससे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इससे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ हम इसका डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर ये हमने मतलब दर्पण ले लिया, ये साधारण है और ये इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु को हम P से लिख देते हैं, पोल, ये पोल है, ये F है। ये हम पहले से कर चुके हैं कि C जो है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, इसलिए आप इसको 2f भी लिख सकते हो। इसको 2f लिख देते हैं 10वीं क्लास में, आप इसको 2f भी लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं। C 2f हो गया, C लिख रहे हैं। वस्तु को आप कहीं पर भी रख के सोल्व कर सकते हैं। हमें तो दर्पण समीकरण निकालने हैं, इसलिए हम इस प्रकार से लेते हैं कि इजी वे में डायग्राम थोड़ा सा इजी पड़ जाए, इजी वे में समझ में आ जाए इस तरह से। तो यहाँ हम इसका जो वस्तु है वो मान लेते हैं कि यहाँ रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, ए की वस्तु है और कहाँ रखी है, सी और इनफिनिटी के बीच में रखी है, अनंत के और वक्रता केंद्र के मध्य रखी है। यहाँ से प्रकाश की और टकराने के बाद में किसी गुजरते हैं एफ से गुजरते हैं। यहाँ हमें आपतन कोण, यहाँ हमें आपतन कोण और आपको परावर्तन कोण की जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि हमें u और f में रिलेशन निकालना है, इसलिए I और R जो लेते हैं उसकी जरूरत नहीं है। प्रतिबिंब कब बनता है? प्रकाश C से जो गुजरती है वो और F से परावर्तित होता है, F से जो आई है वो दोनों जहां एक दूसरे को काटती है वहां प्रतिबिंब बनता है। आभासी बनता है तो नहीं काटती है, तो ये पीछे की तरफ कहीं ना कहीं काट के प्रतीत होती है, तो वहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ क्या होगा, एक प्रकाश किरण यहाँ से जाएगा, यहाँ से C से जाएगा, जो C से जाती है वो दर्पण से टकरा कर वापस उसी पथ पर लौट जाती है, वापस उसी पथ पे आ जाती है। जहां काटते एक दूसरे को वहां क्या बन रहा है, वहां प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की स्थिति हम देख सकते हैं कैसी है कि उल्टा है, ये वास्तविक में बढ़ रहा है, काट रही है वास्तविक बढ़ रहा है, इसके वास्तविक उल्टा है और वस्तु जब इतनी बड़ी है प्रतिबिंब इसकी तुलना में छोटा है। तो ये हम न्यूमेरिकल में बात करेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति के बारे में बताइए। तो स्थिति का तो मतलब है कितने सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा, तो उसके लिए आपको वस्तु की स्थिति दे दी जाएगी, 20 सेंटीमीटर पर वस्तु स्थिति है, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो पूछ, तो उसका रिजल्ट हमें निकालना है। दूसरी बात उसके अंदर पूछ जाएगी कि उसकी स्थिति
का मतलब क्या है कि कितनी दूरी पे पड़े, और प्रकृति का मतलब है कि वो प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी, सीधा है या उल्टा है, ये भी हमें पता। इनकी हम बात करेंगे डेरिवेशन की बात में या नेक्स्ट क्लास में कि कैसे पता चले सीधा या उल्टा है। यहाँ तो पता चलेगा, लेकिन न्यूमेरिकल में हमें ये डायग्राम थोड़ी बनानी है, न्यूमेरिकल में तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, उसके अंदर वैल्यू रखेंगे, सोल्व कर लेंगे, उससे भी हम देख लेंगे कि कैसे पता चलेगा कि प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है, वो भी हम देखेंगे। अब देखो यहाँ से इस पॉइंट को सोल्व करने के लिए वही बात यहाँ से हम क्या करते हैं, हम डाल देते हैं। ये जो बिंदु है वो है M और ये जो बिंदु है वो है N जो वो नियर अबाउट इक्वल टू P है, हमें डिस्टेंस P से ही लेकर चलनी है। ये तो हो गया डायग्राम, अब हमें इसको सोल्व करना सिंपलीफाई करना। अब इसके अंदर आपको चार बिंदु दिखाई दे रहे होंगे, चार A B C, एक, दूसरा C A डैश B डैश, दो, तीसरा A डैश B डैश F T, और चौथा F M N, चार ट्रायंगल हमें इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। इनको सोल्व करेंगे, सोल्व करके रिलेशन निकालेंगे U B और F में। यहां से हम देखेंगे कि U क्या है, A से यहां से जो दूरी है वो क्या है, वो है U, ये क्या है, ये है U, कागज P, ये जो है ये क्या है, ये दूरी है R, ये यहाँ पर प्रतिबिंब पड़ रहा है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये क्या है, ये है V, और ये है F, ये सारी दूरियां लिखी है मैंने यहाँ। अब हम इसको सोल्व सिंप्लीफाई करते हैं कि क्या वैल्यूज आएंगी, कैसे आएंगी। इसके लिए देखो, अगर दो त्रिभुज, ये भी छोटी क्लासेस में आ जाती है ये बातें कि दो त्रिभुज जो है वो सर्वांग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि किसी भी त्रिभुज की तीन वैल्यूज दूसरे त्रिभुज की तीन वैल्यूज की इक्वल होती है तो वो अनुपातिक रूप से समान होते हैं। जैसे ये त्रिभुज कहते हैं और ये त्रिभुज कहते हैं, तो ये अनुपातिक रूप से समान होंगे। चाहे ये हो सकता है कि इसकी तुलना में 3 गुना बड़ा हो, 4 गुना बड़ा हो, 2 गुना बड़ा हो, 10 गुना बड़ा हो, ऐसा संभव है, लेकिन अनुपातिक रूप से ये आगे समान होंगे। अनुपातिक रूप से जो समान होते हैं त्रिभुज, तो उस स्थिति में इन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात दूसरी दो भुजाओं के इन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात के हमेशा बराबर होता है कि इसके आधार, इसके लंब और इसके लंब का अनुपात इसके आधार और इसके आधार के अनुपात के बराबर होगा। इसका लंब और इसके लंब का अनुपात इसके कर्ण और इसके कर्ण के अनुपात के बराबर होगा। कोई भी दो भुजाएं आप ले लें, उनका अनुपात दूसरे की दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। इसे कहते हैं अनुपातिक दृष्टि से बराबर होना, और इसे कहते हैं समरूप होना, समरूपता, एक जैसा। रूप उनका एक जैसा है, आकार छोटा बड़ा हो सकता है वो एक जैसे। तो ऐसी स्थिति में इनमें रिलेशन किया जा सकता है। तो यहाँ से देखो, हमें ये नहीं लिखना है तीन रिश्ते कौन सी बराबर है, वो तो छठी क्लास से कहा, हम वो नहीं कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए हम वो चीजें अप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये समरूप है, इसलिए हम अप्लाई कर रहे हैं। समरूप के लिए क्या होता है, तीन वैल्यू, उसको ए एंगल रूल कहते हैं, एस रूल, एस रूल छोड़े होंगे ऐसे, साइड रूल, भुजा रूल, तीनों भुजाएं बराबर, ए एंगल रूल, तीनों कोण बराबर, एस साइड एंगल साइड, दो भुजा एक कोण, अगले की दो भुजा एक कोण के बराबर, ऐसा हो सकता है। दो कोण एक भुजा, दूसरे के दो कोण एक भुजा के बराबर। तो यहां से देखें तो ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तीसरा भी कोण बन रहा है, ये भी बराबर है, दो बराबर है, तीसरा भी बराबर होगा, हो गए तीनों बराबर, तीनों कोण बराबर है। इसलिए अब देखो हम क्या सोल्व कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी ए डैश बी डैश समरूप है। बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सो
तो क्या होगा, इनके लंब का अनुपात लेंगे, इनके आधार का अनुपात लेंगे। तो लंब का अनुपात लेंगे तो क्या आएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। देख लेना ध्यान से, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। अब इसी का आधार लेना ए सी अपॉन सी ए डैश, ए सी अपॉन सी ए डैश। इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर हो गया। ये दोनों में रिलेशन आ गया। इसी तरह इधर भी तो वही बात हो रही है, तो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये दोनों एंगल बराबर, तो ये तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा। तीनों अगले वाले दोनों त्रिभुज का यूज कर लेंगे, त्रिभुज एम एन एफ है ए डैश बी डैश एफ से। लंब का अनुपात में एम एन अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, जिसका एम एन है उसका आधार क्या है, एफ एन, एफ अपॉन जिसका ए डैश बी डैश है उसका आधार, इधर वाला त्रिभुज एफ के साथ ले रहे हैं, ए डैश एफ, ए डैश। अब देखो एम एन जो है वो किसके समांतर है, एम एन किसके समांतर, बराबर हो जाए बराबर। तो एम एन क्या लिख सकते हैं, एम एन को लिख सकते हैं ए बी, एम एन इज इक्वल टू क्या है, ए बी है। इसलिए ये लगा के बाद इसके अंदर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ। एक बात और पहले कर देते हैं, एफ एन इज नियर अबाउट इक्वल टू क्या है, एफ पी है, बाद में रखना पड़ेगा, पहले रखते हैं एफ पी अपॉन ए डैश एफ। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से क्या दिख रहा है, LHS बराबर है, इसलिए क्या होगा, RHS भी बराबर होगा। लेफ्ट साइड क्या कहते हैं, दो का मान एक है, तो बात तो यही है, ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की जगह ये मान रखते हैं। तो 1 में 2 से, 1 में 2 से ये वैल्यू पुट करते हैं, एफ पी अपॉन ए डैश एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी ए डैश। अब भी वही जगह आ गई है गलती होने की, तो आपको पहले तो सबके मान लिखने हैं क्या क्या है, और फिर वो मान सारे क्या करते हैं, आपको पुट करते हैं। पहले सारी वैल्यूज रखनी है, लिखनी है, उसके बाद फिर ये सारी वैल्यूज के अंदर पुट करनी है, पक्षांतर बदल गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है, रिजल्ट। अब इसके मान में एफ पी क्या आएगा, क्या है, किसके बराबर लिखा है यहाँ, किसके बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है, एफ पी माइनस एफ के बराबर। ध्यान रखिए इस बात को कि चलना कहां से है, चलना कहां से है, पी से चल रहे हैं तो हम एफ तक आना है, पी से चलना है तो ए डैश बी डैश तक आना है, पी से चलना है तो सी तक आना है, पी से चलना है तो ए तक आना है। सभी के लिए हमें पी से चलना है और इधर ही आना है, क्योंकि उस साइड में जो दूरियां होंगी इसके पीछे की तरफ वो प्लस की होंगी, तो उधर तो बराबर जाना ही है नहीं, सारी दूरियां अपनी इधर ही है, इसलिए सारी दूरियां किसमें आएंगी, माइनस में आएंगी। तो चाहे तो आप लिख लें एक बार कि एफ पी का जो मान है वो किसके बराबर है, यहाँ एफ पी इज इक्वल टू क्या है, माइनस एफ, और ए डैश एफ डायरेक्ट वैल्यू नहीं है अपने पास, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर बाद में वैल्यू रखेंगे। अपने पास तो ये वैल्यू है, सारी तो दूरियां अपने पास कहां से है, देखो सारी दूरियां पी से है, तो एफ पी का मान स्मॉल एफ है, और ए डैश पी का मान जो है वो क्या है, अपने पास बी है, सी पी का मान जो है वो आर है, ए पी का मान जो है वो यू है, सारे माइनस में। तो अपने को अगर इसमें देखो इसके अंदर बीच में ये त्रिभुज दिया है, तो ये डिस्टेंस तो काम में आ रही है अपने पास, ये वाली डिस्टेंस कौन सी, ए डैश एफ, ये भी काम में आ रही है। अब ये बीच का मान कैसे निकालें,
सिंपल सी मैथ है कि अपने पास P तक की डिस्टेंस ये है इतनी, अब इसमें से इतनी घटा देंगे इधर वाली तो बीच ये बच जाएगी ना। तो a डैश f का मान आ गया a डैश p माइनस a डैश f, सॉरी f a डैश p माइनस f, p से डिस्टेंस कम कर दो, जिसकी डायरेक्ट है वो a p की डिस्टेंस डायरेक्ट है, a p की जगह तो अपने को कुछ नहीं रखना है, a p की जगह कुछ रखना है। फिर c p की जगह डायरेक्ट है तो c p की जगह तो अपने को r रखना है, लेकिन जहां c a डैश पूछा गया है, जहां c a डैश पूछा गया है, c a डैश, वहां क्या करना है, इतनी दूरी कैसे निकालेंगे, इतनी दूरी ले लेंगे, कितनी है r, इसमें से आगे वाली दूरी माइनस कर देंगे, कितनी है b, और इधर की दूरी आ जाएगी। हमें रिलेशन इसलिए निकालना है u v और f, तो कोई दिक्कत नहीं है r r पढ़ने को, क्योंकि r किसके बराबर होता है ये पहले सिद्ध कर चुकी है, r बराबर 2f होता है, इसलिए r की जगह 2f करते हैं। अब देखें अगर मान लो AC का मान निकालना है, AC आ रहा है इसके अंदर, इस वाले से पूरा AC आ रहा है, ये ना AC, तो AC के लिए क्या करना है, AC A से P तक पहुंचाओ माइनस C से P तक, सीधा आप ये भी ध्यान रख सकते हो, जो निकालना मान है उसको पहली वेरिएबल P तक ले जाओ और माइनस में अगले वेरिएबल P तक ले जाओ, लिखना इधर से शुरू करो। जैसे AC लिखा है तो AC का मतलब क्या हो गया, A के आगे P लगा दो माइनस C के आगे P लगा दो, C A डैश लिखा है तो C के आगे P लगा दो माइनस A डैश का आगे P लगा दो, A डैश F लिखा है तो A डैश का आगे P लगा दो माइनस F का आगे P, सारी वैल्यू डायरेक्ट P लगा के आप लिख सकते हैं, तो भी वही बात है। आगे ध्यान रखें कि कैसे लिया गया, ज्यादा में से कम उसको माइनस कर दो, बाकी बच जाएगी, तो सभी को पहले तो घटा के लिखते हैं हमने, बाद में किसी का मान रखेंगे सारे। देखिए f तो डायरेक्ट p तक तो है ही, जो p तक है उसका कुछ नहीं करना, वो तो वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास a डैश है, तो a डैश को कहां तक ले जाएं, a डैश को p तक ले जाएं, आप गलत नहीं हो, गलती हो सकती है, इसी से बराबर ac जो है a से p तक माइनस c से p तक, c a डैश c से p तक माइनस a डैश से p तक, ये जो समीकरण है वो उसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3, इसमें आपको मान रखना है, ये है समीकरण नंबर 3। यहाँ अब सारे मान लिखो, यहाँ f p इज इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस है, ठीक है, a p इसको ले लेते हैं, a डैश p, a डैश क्या प्रतिबिंब की दूरी है, a डैश तो जाएगा माइनस है, f p आएगा इधर के हो गए, इसको लेते हैं, a p, a क्या है, वस्तु है, a वस्तु है, वस्तु की दूरी क्या होती है u माइनस u, cp, cp क्या है, वक्रता त्रिज्या माइनस r, और ये भी cp है, a डैश p, जिसके कहां से प्रतिबिंब की दूरी क्या है माइनस p, ये भी a डैश p के लिए यहां तो आगे हो गया। अब ये सारे मान उठा के यहां रखो और r की जगह रख देना 2f, r की जगह अभी लिख देता हूं डायरेक्टली, जहां आएगा वहां माइनस का 2f रखना, किसकी जगह c की जगह, ये मान रखो समीकरण 3 में सभी मान रखने और आप इसको सोल्व करो, एफ पी की जगह रखेंगे माइनस से, देखते रहना कहीं गलती हो तो आप कैलकुलेशन उठा लेना, क्योंकि एक बार होगी तो पूरे में चलेगी, वो लास्ट में पता चलेगा। तो दूसरा भाग में क्या आ रहा है, a डैश p कितना है माइनस b, माइनस, तो ये फॉर्मूले का आ गया, एफ पी का मान कितना है माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इधर देखिए ए पी, ए से पी माइनस का यू, ये माइनस सी पी, सी पी इज इक्वल टू क्या है आर, माइनस आर को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आर की जगह 2f कर दिया, अब ये रख दो, गुणा करना दिक्कत नहीं, सी पी वही 2f माइनस का
माइनस, ये माइनस हो ए डैश टी कितना प्रतिबिंब बी, माइनस का तो माइनस माइनस, या देखना प्लस माइनस एक बार चेक करना। सबसे पहले एस टी का मान है माइनस है, सही है। बाद में ए डैश टी का मान है माइनस बी, सही है। ये फॉर्मूले का माइनस आ गया। फिर एफ टी का मान माइनस एफ है तो माइनस माइनस प्लस एफ हो गया। उसके बाद ए की वैल्यू है माइनस क्यू, फिर माइनस सी पी के त्रिज्या तो दो दूरी है 2f होगा, माइनस है माइनस माइनस प्लस 2f। बाद में सी पी जो माइनस 2f माइनस ए डैश टी की जगह माइनस है ए डैश टी की जगह ए डैश टी माइनस बी है। ए डैश टी का मान प्रतिबिंब की दूरी है ए डैश टी तो माइनस बी है, सही है। ए डैश टी माइनस बी है, ए पी माइनस बी। अब कुछ नहीं करना, अब आप इसका वजन गुणा कर दो बस। यहाँ जरूर आप थोड़ा सा चेक कर लें एक बार, देखने के बाद उसे दोबारा देखिए, उसे दोबारा आप भी हमेशा जाएंगे। जहाँ गलत होने की संभावना वहां थोड़ा सा फोकस कर ले तो बाद में परेशान नहीं होना पड़ेगा। वरना किया कराया पूरा क्लोज करोगे फिर दोबारा करने बैठोगे और गलत ही दूसरा एग्जामिनर पे गलत इंप्रेशन आ रहा है कि पूरा गलत करके आगे वाले भी पता नहीं सही है या नहीं है, तो उनको भी देखना पड़ेगा। इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा आप चेक कर लें जहां पर डाउट लगे। माइनस एफ इंटू ये करेंगे माइनस 2f प्लस बी इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करते हैं माइनस बी प्लस एफ इंटू माइनस बी प्लस 12। ये दिखाई दे रहा होगा, देख लेता हूँ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे माइनस का एफ बी बराबर माइनस बी माइनस बी यू बी प्लस हो गया माइनस बी का इससे गुणा करते हैं माइनस का 2f बी, ये प्लस और ये माइनस हो गया एफ यू और ये प्लस का 2f स्क्वायर। तो ये 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और सबको प्लस में रखो सभी। प्लस में रखने के लिए ये देखो एफ बी है, एफ बी तो माइनस 2f को इधर ले माइनस का एफ बी है प्लस का 2f हो जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा एफ बी बचेगा। ये माइनस का एफ यू है, इसको भी इधर ले आओ, ये प्लस का एफ यू हो जाएगा। ये माइनस एफ बी इसको इधर ले आओ प्लस 2f बी हो जाएगा, इसको भी इधर ले आओ प्लस एफ यू हो जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा यू बी। ये घटा दो, एक एफ बी बचा प्लस एफ यू इज इक्वल टू यू बी। ये दर्पण समीकरण थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं इसको। कैसे कर देते हैं कि सभी तो एफ यू एफ बी आ रहे हैं तो यू वी एफ का सबका भाग दो तीनों और सिंपलीफाई हो u इंटू वी इंटू एफ का भाग देने पर, क्योंकि समान राशि का गुणा करते पूरी समीकरण में भाग करते जोड़ दे घटाते कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखने का तरीका चेंज हो जाता है, थोड़ा सा सिंपलीफाई और हो जाएगा इक्वेशन। तो एफ बी अपॉन यू वी एफ प्लस एफ यू अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू वी एफ। यू वी से यू वी कैंसिल आउट हो गया, लिख देता हूं क्या बचा बना हुआ एफ, या एफ यू से एफ यू कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 अपॉन बी, या एफ बी से एफ बी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 अपॉन यू। और इसी समीकरण को क्या कहते हैं दर्पण समीकरण कहते हैं। जब भी आती है कम से कम 3 नंबर में आती हुई इक्वेशन नेक्स्ट दे से ये फाइनल हो जाता है, महत्वपूर्ण है, आती रहती है, हर साल 2 साल में बाद में रिपीट होती रहती है इक्वेशन, लगभग कुछ भी जाती है, तो इस चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अब इसके अंदर यू बी और एफ का मतलब आप ध्यान रखें, चाहे तो स्टार्टिंग में बात लिख सकते हैं, माना अवतल के सामने वस्तु की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v है और फोकस दूरी दर्पण की f, बस ये बात आप लिख सकते हैं और आप इसको सिंपलीफाई करते हैं। अब
देखो u v और f के जो मान है वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होंगे, ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे u और f का ध्यान रखना है, v का ध्यान नहीं रखना है। इससे न्यूमेरिकल आता है इस इक्वेशन के लिए। दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल आर्टिकल की बात को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इसमें से न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर देखो न्यूमेरिकल में हमें u और f के मान दिए जाते हैं, प्लस माइनस नहीं दिए जाते। तो आपको क्या करना है, देखना चाहिए कि प्लस माइनस, तो आपको अगर अवतल दर्पण दीजिए तो अवतल बना दो, उत्तल दे दिया तो उत्तल बना दो। अब जिधर गोला बन रहा है इधर त्रिज्या होगी, ये अगर p बिंदु वस्तु इधर ही रखी जाएगी तो वस्तु इधर आएगी, u इधर आएगा, प्रकाश किरण इधर जाएगी, हम इधर आएंगे। तो u तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, क्योंकि इसमें इधर रखी जाएगी वस्तु इधर रखी जाएगी, इधर आएगा प्रकाश किरण पीछे चलना है, हम इधर आएंगे। तो u तो हमेशा माइनस में होगा। f आप देखो कैसे होगा कि इसकी त्रिज्या किधर होगी, इधर होगी, दूरी भी इधर होगी, हमें भी इधर चलना है, तो इसके लिए v क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके लिए क्या होगा, इसकी त्रिज्या इधर होगी और फोकस दूरी भी इधर होगी, तो और हमें पीछे चलना है, ये किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, प्रकाश की इधर चल रही है, तो f इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये बात कह रहे हैं पिछली क्लास में, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल, तो आप ध्यान रखें। अभी हम इसकी एक दो बातें और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद में न्यूमेरिकल करेंगे, इसके आवर्तन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से उसको व्यक्त किया जाता है। फिर उसके बाद में हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि उससे रिलेट कर दिया जाता है न्यूमेरिकल से। फिर इसके न्यूमेरिकल भी हम अभी करेंगे, चैप्टर खत्म होने के बाद में जब न्यूमेरिकल क्लास शुरू कर दिएगा तो और रिपीट कर लेंगे, लेकिन एक न्यूमेरिकल हम इसको अभी करके देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आप इसको रिवाइज करके अच्छी तरह से लिखिए, नोट्स बनाने वाले रफ कॉपी भी करके देखिए, समझ इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। अगर प्रॉब्लम्स होंगी तो आपको कुछ तो प्रॉब्लम क्लास के बीच में एक लगा दी जाएगी उस चैप्टर से संबंधित। जैसे किसी चैप्टर में किसी को दिक्कत नहीं थी, कोई कमेंट नहीं आए ऐसे प्रॉब्लम के, तो कोई क्लास उसकी नहीं ली जाएगी। इससे संबंधित अभी ये काफी दिन चलेगा, काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत दिन चलेगा, इसलिए आप जो भी प्रॉब्लम साथी को साथ साथ ही डालते हैं। आज ही क्लास में जो प्रॉब्लम आज डाल दो, तो जब भी इकट्ठी हो जाएगी प्रॉब्लम तो उनको प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, साथ साथ हमसे पढ़ें, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करें, लिख के देखें और पढ़ते रहें। थैंक यू।